नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दोस्ती हो या कारोबार, जब भरोसा ना हो तो नहीं बनती है बात। चीन के साथ ये बात लागू होती है। भारत सरकार ने चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD की एंट्री पर फिलहाल रेड सिग्नल दिया है, जबकि टेस्ला की एंट्री का रास्ता पहले से साफ है। आखिर चीन की BYD के लिए नाना और टेस्ला के लिए हाँ क्यों है? साथ ही भारत में EV सेक्टर किस तरह से ग्रोथ पथ पर आगे बढ़ रहा है? क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, कहां हमें क्रिटिकल होकर देखना होगा? इन सारे पहलुओं पर आज हम करेंगे विशेष चर्चा। जी हां, चीन की कार निर्माता कंपनी BYD के लिए भारत से रेड सिग्नल मिला है। इंडिया ग्लोबल फोरम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि BYD नियमों के अनुसार काम करेगी, ये भरोसा दिलाना जरूरी है। भारत के बाजार में किसकी एंट्री होगी, इस पर सावधानी के साथ काम किया जा रहा है। देश के स्ट्रेटेजिक हितों को लेकर निवेश में सावधानी काफी अहम है और BYD के लिए इस लिहाज से फिलहाल भारत की एंट्री पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब भारत की EV पॉलिसी को जरा हम आपके सामने रखते हैं। तो दरअसल 15% की ड्यूटी पर इलेक्ट्रिक कारों के इंपोर्ट का प्रावधान है। भारत में 3 साल के अंदर फैक्ट्री असेंबली लाइन लगाना बेहद जरूरी है। तमाम पहलुओं को भी हम टटोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा क्या है। Several unfair practices which are gradually coming to light as more and more companies come to us with what's happening, the kind of dumping that's happening in steel, for example. As we understand how they are doing third country subsidization, so country A is where the subsidy is provided, whatever you know which country I'm referring to. It goes to country B in the RCEP region, where they do the requisite value addition, which becomes simpler because the basic raw material is moving at very low prices. So value addition norms are easier to meet. And that subsidized product is being dumped on other countries like us. I mean, as these practices come to light, we have to be cautious in whom we allow to invest in the country. We have to be cautious about our strategic interests, our security interests. So it's a mix of many issues before we are able to take that decision. So it's not a definite no for BYD. It depends on whether it can convince you. As of now, it's a no. तो साफ तौर पर देखा आपने, सुरक्षा और रणनीतिक तौर पर आखिर भारत में किन प्लेयर्स की एंट्री होगी, इस पर भारत बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। चलिए, इसी पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का, मेहमानों का एक बहुत ही शानदार पैनल में परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं रोहन दीवान साहब, जो कि को फाउंडर और CEO हैं लीफी बस से। रोहन, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं गौरव बंगाल, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं S&P ग्लोबल मोबिलिटी से और जो 4 व्हीलर सेगमेंट है उस पर काफ़ी अच्छी निगाह रखते हैं। और हमारे साथ साईं गिरधर साहब भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और इस चर्चा में अपना कीमती समय आप सभी ने दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा साईं सर आपके पास। ज़रा बताइए कि ये जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक का, खास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री का, जिसे 30% तक हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों का वो चाहते हैं। हालांकि 2024 के पहले 8 महीनों का जो डेटा मैं आपके तमाम चीज़ों में देख रहा था, उसमें 7% की वृद्धि हुई है। रियलिटी चेक भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले जरा हम इस सेक्टर के रियलिटी चेक को देखते हैं कि स्थितियां क्या हैं, बताएं। देखिए, जो आपने बात कही, लक्ष्य बहुत ही स्टीप है और
ऐसा नहीं है भारत सरकार इसके लिए काम नहीं कर रही है। अगर आप नई जो पीएम ई ड्राइव पॉलिसी जो आई है अभी, जिसको अगर आप बोले तो फेम 3 पॉलिसी जो है, उसके अंदर में सरकार प्रयास भरपूर कर रही है। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल अगर आप आज की अगर हकीकत देखेंगे, आज की हकीकत में जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, उसकी अगर हम बात करें तो हम कहीं कहीं करीब करीब 9.9% पेनिट्रेशन पे हैं अभी ईवी के अंदर में। जिसमें कि अगर पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, कार्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो करीब करीब 2.5 2.6% पे ही है। लास्ट ईयर का अगर हम देखेंगे तो 2.6% पे है वो। 2.6% से अगर बात करें, इसको 30% पे लेके जाना बहुत ही स्टीप टारगेट्स हैं, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को। जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज सुचारू रूप से ऑन ग्राउंड काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको भी मॉनिटर करके देखना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट के अंदर में जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है ईवी कन्वर्जन के अंदर में कस्टमर के लिए, वो रेंज एंजाइटी का है। जो एक कस्टमर जो एक गाड़ी लेता है, उसको एक छोर से दूसरे सिटी में जब जाता है वो, तो उसको रेंज एंजाइटी उसको होती है कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, कल को रास्ते में मेरा रेंज खत्म हो गया, मेरा परिवार साथ में होगा, मैं क्या करूंगा, गाड़ी स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है उसके लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज प्राइस। जो आज की डेट में आप गाड़ी खरीदते हैं ईवी, उसकी प्राइस नॉर्मल एक आइस इंजन से, जो इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ी होती है, उससे बहुत महंगी है वो गाड़ी। हमारा मानना है कि प्राइसिंग तो अगले करीब करीब 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर में प्राइसिंग में जो गैप है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा गैप। क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ेंगी, जैसे जैसे इसके अंदर में इंटरनल कंपटीशन आएगा बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स, तो प्राइस कम होगी। बैटरी की कीमत अगर हम देखें अक्रॉस दी वर्ल्ड बहुत हद तक कम होती जा रही है। बैटरी अभी रिपेयर होनी शुरू हो गई है। तो लेकिन जो रेंज एंजाइटी वाला है, जो एक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं आज तक की, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए जिससे कि चार्जिंग पॉइंट्स हो। आज ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ भी है, वो करीब करीब 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम नहीं करता। लोगों ने चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए हैं, लेकिन क्योंकि उसमें गाड़ियां कम आती हैं, तो वो चार्जिंग पॉइंट जो है वो काम करना बंद कर गए हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है इसके अंदर। कही, और ये वैलिड पॉइंट है कंज्यूमर के लिहाज से। कॉस्टिंग, इंफ्रा, सर्विसेज, इन सभी पैमानों पर हमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा खुद को। रोहन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि साहब बहुत से पैरामीटर्स हैं जहां पर कंपनियों को परखा जाएगा और फिर भारत में उनकी एंट्री का रास्ता साफ होगा। BYD जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों की बात करती है, उसे एक डिसरप्टर के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है। भारत में उसकी एंट्री बैन होना अभी उसके लिए राह आसान नहीं होना। इसे डोमेस्टिक प्लेयर्स को किस तरह से देख रहे हैं? मतलब इसे संभावनाओं के तौर पे देखा जाए, हमारे लिए बेहतर अवसर बन रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और बाकी फ्रंट पे? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये बहुत एनकरेजमेंट देता है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। जिस तरह की से मेरी कंपनी ने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा, हमने JBM का प्रोडक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चूज करा ओवर एनी अदर चाइनीज प्रोडक्ट विच वाज अवेलेबल इन द मार्केट। मुझे लगता है दैट एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और इससे काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगा लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक्सेसिबल ज़्यादा इजीली होगी, बिकॉज इंडियन मार्केट्स अब बहुत ओपन रहेंगी। BYD जैसा आपने कहा एक डिस्ट्रप्टर है, उनकी टेक्नोलॉजी एंड उनका स्केल इस समय बहुत बढ़ गया है, एंड उनको अगर एंट्री मिलेगी भी तो वो काफ़ी रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो ही मिल पाएगी, विच इज़ अ गुड एनकरेजमेंट फॉर इनोवेशन इन द कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि जो ये स्थितियां फिलहाल हैं, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनके लिए संभावनाओं का पूरा संसार खोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा डिसरप्टर अगर मार्केट में आता है तो बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर लेता है। चलिए, अब मैं एक ऐसे शख्स को इस चर्चा में शामिल करता हूं जो खास तौर पे इस पूरे ऑटो सेक्टर में, खासतौर पे 4 व्हीलर सेगमेंट को बहुत ही विशेष रूप से देखते हैं, और हर आंकड़े, हर स्थितियों, उतार चढ़ाव सभी पे नजर रहती है।
तो सबसे पहले गौरव, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप ये BYD के जो नई एंट्री हुई है इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये संभावनाओं वाला है या थोड़ा टेक्नोलॉजी लेवल पे थोड़ा लचीलापन हमें दिखाना होगा अगर हमें ईवी की दुनिया में और ज्यादा बेहतर बनना है? देखिए, ये जो डिसीजन है वो सरकार का है, बट यस, एक बात जरूर जाननी चाहिए कि इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो ईवी में बन रही हैं, जो ईवी में इकोसिस्टम बन रहा है, वो हमारी पड़ोसी देश में ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से बन रहा है। तो अगर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो हमें सीखना चाहिए, बट गवर्नमेंट का जो कहना है वो मेरे ख्याल से ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के अनुसार जो उनको उचित लगेगा उस हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ेगी। बट यस, हमें एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, जो अभी साई सर ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला कि हम 2.5% के अराउंड हैं 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्स के अंदर स्पेसिफिकली। S&P ग्लोबल मोबिलिटी रिसर्च जो हम करते हैं यहाँ पे हमारी कंपनी में, तो उसमें के अनुसार हम 19% तक जा सकते हैं 2030 में इस समय। बट आपको जान के ये थोड़ी सी हैरानी होगी कि हमने पिछले एक साल के अंदर ये नंबर हमने 23% से 19% की तरफ गिराया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब एडॉप्शन थोड़ा स्लो हो रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ हमारे देश की, ये पूरे ग्लोबल उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो कंज्यूमर है, जो साई साहब ने अभी बोला कि एक रेंज एंजाइटी है, ये सिर्फ इंडियन कंज्यूमर का इशू नहीं है, ये ग्लोबल कंज्यूमर इस तरफ देख रहा है। और उसमें एक बहुत अच्छा विकल्प जो हमारे सामने आ रहा है वो है हाइब्रिड का। और अगर हम अपने इंडियन मार्केट में भी देखें, अगर आप जाएं और हाइब्रिड कार लेने की कोशिश करें, हमने देखा है टोयोटा का इनोवा हाई क्रॉस और मारुति का ग्रैंड विटारा फुल हाइब्रिड, ये काफी अच्छे लंबी बुकिंग पे अवेलेबल थे, सॉरी बुकिंग पे अवेलेबल। बहुत देर लग रही है इनको आने में। और दूसरे तरफ अगर हम ईवी लेने जाएं तो आपको ऑफ द शेल्फ बहुत इजीली मिल जाते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 व्हीकल जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। बात कही आपने, और जब आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो मैं साईं सर के पास चला ही जाता हूं। साईं सर, एक आम कंज्यूमर जो है वो इंक्लाइन बहुत सी चीज़ों की वजह से होता है, और मैं भारतीय कंज्यूमर, मैं भी खुद भारतीय कंज्यूमर हूं, तो सबसे पहले तो हम दाम ही पूछते हैं। हम कुछ भी लेने जाएंगे तो पहले दाम टटोलेंगे और बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो भी आते हैं। हम ये नहीं मानते कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए कॉस्ट बड़ी मायने रखती है। हाइब्रिड कारों की डिमांड जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा है, और मैं फाडा की ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अगर मैं सही हूं तो लगभग 20% के आसपास 2024 के आखिरी 8 महीनों की जो है वो आंकड़े बताते हैं। अब सवाल उठता है कि इस डिमांड के फैक्टर्स क्या हैं, वजह क्या है? बड़ी वजह तो सिंपल है। देखिए, आज की डेट के अंदर में हमारी जो इकोनॉमी है वो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और जो कस्टमर चाहे जितने मर्जी की गाड़ी खरीद रहा हो, वो एक बार खरीदने से पहले जरूर पूछता है भाई कितना देती है। तो हाइब्रिड के अंदर में जो आज की डेट के अंदर में जो हिंदुस्तान के ग्राहकों को जो समझ आती है कि उसके अंदर में जो आपकी एवरेज है, जो माइलेज है, जो पेट्रोल कंजम्पशन है, वो हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर में बहुत ही अच्छी है बनस्पत की आइस इंजन के। और दूसरी जो सबसे बड़ी अहमियत वाली बात है, अभी जो मैं आपको ईवी गाड़ियों के अंदर में रेंज एंजाइटी की बात कर रहा था, तो उसमें वो रेंज की प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपका खत्म हो जाता है तो आपके पास में ऑल्टरनेट उसके अंदर में इंजन भी है गाड़ी के अंदर में, जिसमें कि आप पेट्रोल डलवा करके आप वो गाड़ी को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप कहीं रोड पे स्टैंडर्ड नहीं होंगे। लेकिन दूसरे तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं ये भी एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर में आप एक तरह से इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, और जो अपना ट्रेडिशनल जो इंटरनल कंबशन वाला जो इंजन वाला टेक्नोलॉजी है वो भी आप यूज कर रहे हैं। तो ये एक इंटरिम गैप सोल्यूशन की तरह से हिंदुस्तान में अभी काम कर रहा है। बट आने वाला वक्त जो है वो डेफिनेटली ईवी का है। वो कब होगा, कैसे होगा, 2030 तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो पूरा डीलर नेटवर्क है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। और कई हद तक अगर आप देखेंगे, अगर आप सेगमेंट को ब्रेक करेंगे, इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर अगर सेगमेंट को ब्रेक करते हैं, तो आज 3 व्हीलर सेगमेंट के अंदर अगर आप बात करते हैं तो करीब करीब पेनिट्रेशन 60% तक की हो गई है। मतलब कि अगर 100 3 व्हीलर बिकते हैं तो उसमें से 60% इलेक्ट्रिक
थ्री व्हीलर्स बिक रहे हैं। तो अगर प्रयास किए जाए तो डेफिनेटली एक एक क्लीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली मदद मिलेगी इससे हमारी कंट्री को। बट यही है कि आपको हर लेवल पे मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि कहीं हमारे प्रयास जो हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एक राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत होगी इसके अंदर। तो जो हमारा प्रयास है वो है सही दिशा में, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक जो सबसे बड़ी जरूरत है, एक तो अवेयरनेस, दूसरा कंज्यूमर बड़ी तादाद में इस ओर इंक्लाइंड हो, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, आपको कॉस्टिंग के लेवल पे, आपको सर्विस के स्तर पे और कई और पहलू हैं जहां पर हमें निगाह रखनी होगी। क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स को देख लें, खासतौर पे थ्री व्हीलर्स की हम बात करें तो वहां पर बहुत ज़्यादा रुझान हमने देखा है। तो ये एक सवाल उठता है कि रुझान जहां ज़्यादा है वहां पर क्या संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। तमाम आंकड़े भी आप देख पा रहे होंगे, हम ग्राफिक्स की शक्ल में आपको लगातार स्क्रीन के एक हिस्से में दिखा रहे हैं ताकि और ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से मिले। रोहन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो टैरिफ वाला पूरा टेरर है जिसने ऑटो इंडस्ट्री को बहुत इम्पैक्ट किया, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर मार पड़ रही है, उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। आमतौर पे टैरिफ को ही बाजार जो है वो नेगेटिव लेता है। ऐसे में ये जो चुनौती है टैरिफ वाली, इसे ये पूरा सेक्टर कैसे देख रहा है? मेरे नजरिए में लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये भी टैरिफ का बढ़ जाना भी एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर यूएसए के टैरिफ ज्यादा है तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स बहुत बढ़ जाती है। इंडिया में पीएलआई ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, कंपोनेंट्स मेकर्स को इंसेंटिवाइज करा गया है। एंड क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट बहुत ओपन हो जाएगी, मेरे नज़रिए में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से इस समय ग्रो कर रहे हैं एंड इंटरनेशनली ग्लोबल ईवी लीडर्स बनने का एक स्कोप नजर आता है इन टैरिफ्स के बढ़ते। तो ये जो प्रेशर है, ये जो दबाव है, ये भी मौके के तौर पर देखा जा रहा है और वाकई ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हुई कि भारत एक ऐसा देश है जो चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है और ये हमने हमेशा करके दिखाया है। चलिए, इन सब के बीच में जो तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। एक अहम खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। इसमें क्या बातें होंगी, प्रमुख सूत्रों के हवाले से जो अहम खबर आ रही है ज़रा वो जान लेते हैं। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर, बताएं आखिर क्या जानकारी है आपके पास? दिल्ली में नई सरकार के गठन होने के बाद में उसका पूरा फोकस इस बात पर बना हुआ है कि कैसे यहां पर पॉल्यूशन की बड़ी समस्या को कम किया जाए और उसके लिए सरकार अब नई ईवी पॉलिसी जल्द लेकर के सामने आ सकती है। हालांकि इसका भी पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार नहीं है, लेकिन सरकार जिस नई ईवी पॉलिसी पर विचार कर रही है उसके प्रमुख बातें यह है कि किस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और यहां तक कि जो 3 पहिया वाहन है उनको कैसे शिफ्ट किया जाए ईवी की तरफ। और उसी दिशा में दिल्ली सरकार का ये विचार है कि 15 अगस्त 2025 से जितने भी 3 पहिया वाहन होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे। यहां तक कि सीएनजी वाहन भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं किया जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को ही बढ़ावा दिया जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि 2 व्हीलर के लिए भी दिल्ली सरकार का विचार यह है कि 15 अगस्त 2026 से जितने भी 2 व्हीलर्स दिल्ली में खरीदे जाएंगे वो इलेक्ट्रिक हों, इसको बढ़ावा सरकार देगी और उसके रजिस्ट्रेशन पर सरकार काम करेगी और उसको प्रोत्साहित करने का दिल्ली सरकार का मन है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं और 3 गाड़ियां अगर आप खरीदते हैं, यानी कि अगर आपकी जो तीसरी कार होगी तो वो इलेक्ट्रिक कार ही होगी, आप पेट्रोल या डीजल कार नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी दो कार हैं तो थर्ड जो कार होगी वो इलेक्ट्रिक कार होगी। ऐसा प्रावधान दिल्ली सरकार बनाने पर विचार कर रही है। एक और बात बता दें कि दिल्ली के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो जितनी भी बसेज हैं उनको सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बसेज खरीदी जाएंगी। ऐसा प्रस्ताव लाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है। इसके साथ ही साथ जो बाकी सेवाओं में गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, मसलन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियां हैं उनको भी फेज्ड मैनर में ईवी में परिवर्तित करने पर दिल्ली सरकार का मन है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें दिल्ली सरकार का पूरा फोकस अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। उसके पीछे की मंशा यही है कि इसके जरिए वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए, कम कर पाए
और ये हर लिहाज से उन कंपनीज के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा जो ईवी इकोसिस्टम का पार्ट है। एक बात आपको बता दें कि फिलहाल ये सरकार इस पे विचार कर रही है, लेकिन एक ड्राफ्ट तैयार जल्द करेगी। उसके बाद उसका स्टेक होल्डर के साथ में कंसल्टेशन होगा, उसको फिर अंतिम मुहूर्त दी जाएगी। फिलहाल ये दिल्ली सरकार का जो लाइन ऑफ जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इसी दिशा में है। ठीक है, तो ये तमाम कोशिशें हर राज्य सरकार की ओर से हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल को, एक विकल्प के तौर पर लिया जाए। और जब 3 व्हीलर की तो मैं बात कर ही रहा था। सही गिरधर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। BYD पर आपका क्या विचार है? मतलब तमाम मेहमानों से तो हमने विचार लिया, आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है ये मौका है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या बाकी पहलुओं पर हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए? देखिए, आज की डेट में मेरे ख्याल से जो इंडियन इंडस्ट्री है, जो हमारे पीएम का जो विजन है, हमारे पीएम सर का जो विजन है, दैट इज मेड इन इंडिया। अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम डेफिनेटली हम उस तरफ अग्रसर रूप से काम कर रहे हैं। जहां तक कि BYD की बात है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंट्री से आती है, और उस कंट्री से अभी हमारे जो अगर आप व्यापार के जो रिलेशंस हैं, अभी वो इतने सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कब कहाँ कैसे आपके समीकरण बैठते हैं, इसका तो कोई हम आई डोंट थिंक कि हम सही रूप से उसका जवाब दे पाएंगे। बट जो मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है आज की डेट के अंदर में, अगर आप बात करते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट्स हैं, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट्स हैं, वो इंडिया में अभी प्रपोज करे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर में, और लगना शुरू हो रहे हैं अब। तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी इज ऑलवेज बेटर, मेरा ये मानना है, और हम उसी तरफ हम अग्रसर हैं। ये गौरव, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सीधा कंज्यूमर की बात करते हैं। बताइए कि 4 व्हीलर में आखिर क्या क्या ऑप्शन है? मतलब आमतौर पे ईवी की तरफ इंक्लाइन कहाँ कहाँ हो रहे हैं लोग? कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को खुली बाहों से उनका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जो पिछला प्रश्न था थोड़ा सा उसको जोड़ लेता हूं बीच में, क्योंकि आपने पूछा कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैंने इवन पहले भी जवाब दिया था। देखिए, अगर आप रिसेंटली लॉन्च व्हीकल देखें कंज्यूमर की तरफ से, वो हुआ है MG का विंडसर। और अगर आप उसके सेल्स के आंकड़े देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी व्हीकल कैसे सेल हो सकता है, और इतने अच्छे नंबर्स में। और आप ये देखिए कि ये एक SAIC कंपनी का MG ब्रांड, जिसने एक JSW कंपनी के साथ, इंडियन कंपनी के साथ JV किया, और उसके बाद उसके ये EV व्हीकल आए, और कैसे EV एडॉप्शन रेट में उसने कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक रूट हो सकता है जो कि हमें जो हम अपना सकते हैं कि एक जेवी स्ट्रक्चर के उसमें हम ले सकें, ताकि इंडियन उपभोक्ता को, इंडियन कंज्यूमर को अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, और हमारे देश को एक इकोसिस्टम डेवलप करने में आसानी हो। बिकॉज अगर हम एक ही तरफ देखते रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेंस में मुश्किल हो जाएगा। हमें डेवलप करना है, हमें मेक इन इंडिया करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, थोड़ी सी जेबीस को थोड़ी सराहना देनी चाहिए पड़ोसी देश के साथ भी। फर्स्ट, सेकंड, आपने पूछा और व्हीकल। आई थिंक इस साल बहुत व्हीकल हैं। अभी क्रेटा ईवी आया है और उसको अच्छा रिस्पांस मिला है। देन वी हैव अनदर व्हीकल कमिंग, मारुति सुजुकी का ई विटारा आ रहा है, फिर उसके बाद टोयोटा का व्हीकल भी आ सकता है, टाटा का ईवी सियारा ईवी भी आने की उम्मीद है इस साल। तो बहुत सारे न्यू व्हीकल्स इस साल आने हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि मारुति सुजुकी और टोयोटा इस व्हीकल को इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाले हैं। वो फिर से जो कि PLI स्कीम से रिलेटेड है, और हम यहां से एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन मार्केट में। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है जो 4 व्हीलर मार्केट में हो रहा है ईवी साइड को लेके, और इससे हमारा इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होगा, सेल्फ सस्टेन होगा। मेरे पास समय कम है और तमाम बातें आ गई, यानी कि ऑप्शन की भरमार है, बस आपको अपनी तैयारी पुख्ता रखनी है और थोड़ा सा रुझान बढ़ाना है। एक आखिरी सवाल के साथ रोहन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, सुझाव क्या है, कैसे और बेहतर बनाया जाए, कहां दिक्कतें आ रही? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत इस समय
इंडियन मार्केट्स के लिए रेंज एंजाइटी है। जैसा साईं सर ने कहा, अगर कंज्यूमर्स को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भरोसा हो जाए तो ये ट्रांजिशन बहुत फ्लरिश करेगा। इस समय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे थोड़ा और काम, थोड़ा सा और मोटिवेशन अगर मिलता है तो आई एम श्योर कंज्यूमर्स ओपन आर्म्स के साथ ईवीज को अडॉप्ट करेंगे एंड हमारे सारे टारगेट्स पूरे होंगे। ये अच्छी चर्चा रही और कोशिश हमने की कि आपको बेहतर तरीके से जानकारी भी दी जाए और इस पूरे जो तस्वीर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की देख रहे हैं इसकी चुनौतियों, संभावनाओं और थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखें। लेकिन निचोड़ यही है कि ग्रोथ पथ शानदार है और यहाँ से कुछ जो थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं वो पार पाई जाएंगी। जो चुनौतियां हैं उसे हम अवसर के तौर पर देख रहे हैं। शुक्रिया करूंगा रोहन, शुक्रिया करूंगा गौरव जी, इसके साथ ही साईं सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इतने बेहतरीन इंसाइट्स दिए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे, आमंत्रित करते रहेंगे। शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। चलिए, स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।